हम लोग आ रहे हैं बीज के बारे में। चलिए सुनिएगा, ध्यान से याद करिएगा। लैंगिक, कुछ सुनिए पहले। लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह बीज होता है। लिखाएंगे नहीं, कैसे सुन लीजिएगा, बहुत आसान है। लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है बीज होता है। आपको याद होगा निषेचन के बाद, निषेचन के बाद जो बीजांड होता है, बीजांड बीजांड जो होता है वो किसमें बदल जाता है? बीज में। और जो अंडाशय होता है फल में बदल जाता है, आपने पढ़ा भी है। और वर्तिका, वर्तिकाग्र, बाह्य दल पुंज, पुष्पासन सब नष्ट हो जाते हैं। सब कहा जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। बीजांड में भ्रूणपोष तथा भ्रूण का भी विकास के साथ साथ जितने अध्यावरण होते हैं सब सूख करके क्या होते हैं? सख्त हो जाते हैं। और जो अध्यावरण दिख रहे हैं ना, वह बीज कवच बनाते हैं और बीजांड का समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ पौधों में बहुत पतला परत बना लेता है जिसे हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। अच्छा, तो नहीं कहानी इसको हम लोग चित्र बना करके समझे। चलो चलो भाई, ये क्या है? एक चित्र बना रहे हैं, समझ लीजिएगा, अपने आप से आप लिख लीजिएगा। मोबाइल पर भी गया होगा, उससे भी लिख सकते हैं आप। चलिए, ये आपके परागकण है, ये आपके पास क्या है? अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या है? अंडाशय के अंदर आपके पास सब लोग जानते होंगे, लगातार आप बनाते भी रहे हैं, जिसका नाम आप बीजांड भी कह सकते हैं। चलिए, बीजांड का चित्र है, अपरा से जाके जुड़ा हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पर आपके बीजांड के अंदर जो पाया जाता है भ्रूणकोश होता है। इस तरीके से कोशिकाएँ इसके अंदर क्या होती है? उपस्थित होती है। आपने पढ़ा है। चलिए, ये तो अंडाशय है। और भ्रूणकोश के बाहर ये जितने होते हैं उसको हम लोग बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, क्या कह दिए? बीजांडकाय कह दिए। ये गुना जाप कराता है। आप होता क्या है बाबू कि जब निषेचन हो जाता है यहीं पर पुष्पासन इस तरीके से उपस्थित होता है। अंडाशय के नीचे ना पुष्पासन होता है, इस तरीके से पुष्पासन रहता है। तब आप पढ़े होंगे ये जो होता है बाह्य दल पुंज होता है। इस तरीके से संरचनाएं आप देखते होंगे। ऊपर जो इस तरीके के संरचनाएं देखते हैं इसको दलपुंज कहते हैं। इस तरीके से पूरा ये आपके चित्र एकदम पूरा बन चुका है। तो जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, बाह्य दलपुंज है जो कि हरे रंग का होता है, आपने पढ़ा है। ये आपके सब दलपुंज है जो कि रंगीन होते हैं। फिर उसके बाद से तो होता है एकदम निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो जो ये बीजांड देख रहे हैं, ये बीजांड आपके बीज में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है फल में बदल जाता है। जो आपके ये दल बाह्य दलपुंज, ये भी बाह्य दलपुंज, ये पुष्पासन, ये दलपुंज, ये दलपुंज, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र सब सूख साख के नष्ट हो जाते हैं। हालांकि जो अध्यावरण ये देख रहे हैं, यह अध्यावरण है, मैंने आपको बताया भी था। परत जो देख रहे हैं ये अध्यावरण जो था सूख करके सख्त हो जाता है और बीज पत्र का, बीज कवच का निर्माण करता है। बीज कवच का मतलब होता है बीज को ढकने वाला जो परत होता है उसको बीज कवच कहते हैं। अच्छा, जब ये निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो इसके अंदर जो बीजांड होते हैं, बीजांड काय होते हैं, आपको याद होगा बीजांड काय को कोई खींचता है, कोई सोखता है, जिसका नाम होता है चूसन। कल आपने पढ़ा था नीलंबा के ऊपर पाया जाता है। वह पूरा बीजांड काय को सूख लेता है, सूख लेता है। हालांकि कुछ मात्रा में अगर बीजांड काय बच जाते हैं तो एक बहुत ही पतला परत बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहा जाता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पेरिस्पर्म का होता है। तो यह एक प्रकार का बीजांड काय का, बीजांड जो काय का पतला परत होता है, ये बच जाता है। थोड़ा सा पतला परत होता है, ये बच जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या कह देते हैं इसको? पेरिस्पर्म। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो मैंने कहा कि जब भी निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होने के बाद जो एक पतला बीजांडकाय का एक पतला परत बच जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, ठीक है, सब बता देंगे आप। आपको याद होगा कि ये सब परिपक्व अंडाशय से सत्य फल का निर्माण होता है, आपको याद होगा। हालांकि पुष्प के अन्य भाग से जब निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आभासी फल कहा जाता है। कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से। अगर मैं पूछूं कि आवृतबीजी पौधा किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? आप जिसमें पुष्प खिलते हैं। चलिए, लेकिन अब इसका नाम है आवृतबीजी। आवृतबीजी का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, इसी से अब आपको बताना है, क्योंकि इस पाठ में पूरा कहानी आवृतबीजी पर ही रहा, आवृतबीजी पर ही रहा। लेकिन अब यहाँ से परिभाषा क्या होगा? तो कहेंगे ऐसे पौधे, ऐसे पौधे, यहाँ पर आवृतबीजी पौधा कर लीजिए, ऐसे पौधे जिसके का बीज अंडाशय से ढके होते हैं। अंडाशय से या फल कहिए, अंडाशय से या फल ही कहिए, फल से ढके रहते हैं, ढके
रहते हैं तो उसे आवृतबीजी पौधा कहते हैं। चलिए, आवृतबीजी पौधा कहते हैं। प्यारा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका था ये। भाई आपको याद हो गया, आप तो समझ सकते हैं कि जब निषेचन क्रिया संपन्न हो रही है तो संपन्न होने के बाद बीजांड अंदर है, ये बीच में बदल रहा है ना, ये बीजांड अंदर है, बीच में बदल रहा है, और ये जो अंडाशय आप देख रहे हैं बाहर है, ये फल में बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फल बाहर है, बीज इसके अंदर है, यानी बीज जो है फल से ढका हुआ है, इसलिए इसका नाम आवृत। आवृत का मतलब ही होता है ढकना, और बीजी का मतलब होता है बीज। तो ऐसे पौधे जिसके बीज ढके रहते हैं, कैसे ढके रहते हैं? फल से ढके रहते हैं, फल के अंदर होते हैं, तो उसे कहा जाता है आवृतबीजी पौधा। हालांकि पुष्प तो होता है, पुष्प तो बहुत पौधे में खिलते हैं, लेकिन जब भी बात आवृतबीजी पौधा की होगी तो आप जरूर ये स्टेप याद रखेंगे। मैंने लिखा है कि ऐसे पौधे जिसके बीज फल से ढके रहते हैं, जिसके बीज फल से ढके रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं आवृतबीजी पौधा। ठीक है, चलिए अच्छा आ जाइएगा। आपसे एक प्रश्न कोई पूछ सकता है, बताइए जब निषेचन क्रिया संपन्न होती है तो जो बीजांड है, बीजांड का जो आवरण है वह किसका निर्माण करता है? तभी आपने बीजचोल कहा। बीजचोल किसे कहते हैं? बीजचोल किसे कहते हैं? बीज के ऊपर पाए जाने वाले आवरण। जैसे कल आपने पढ़ा था प्रांकुर चोल क्या होता है, तो प्रांकुर के ऊपर जो पाया जाता है उसको प्रांकुर चोल कहता है आवरण। कल आपने पढ़ा था मूलांकुर चोल, तो मूलांकुर के ऊपर जो चोल पाया जाता है मूलांकुर चोल। इस तरह से आपका थोड़ा सा एक और पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं कि नोट पॉइंट में देखिए, सारा चीज़ आपको तभी मज़ा आएगा जब पूरा जानकारी रहेगा। ठीक है ना, हालांकि जानकारी करना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोशिश आप करें, दुनिया से हट करके अलग तरीके से मेहनत करें, दुनिया में मिले नहीं, जैसे लोग चलते हो वैसे चले नहीं, कुछ अलग तरीके से आप आपका रीति रिवाज हो, तो निश्चित रूप से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं, हम लोग लिख लेंगे कि निषेचन के बाद चलिए बीजांड, कौन? बीजांड। बीजांड का जो अध्यावरण होता है वह बीजचोल में बदल जाता है, वह बीजचोल में बदल जाता है, जो बीज को ढका रहता है। चलिए, सबको याद हो गया होगा। तो यही होता है बीज। जब भी आपसे कोई पूछे तो आप इसको तुरंत बता सकते हैं। चलिए, बीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एल्बुमिनस और एक होता है गैर एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, चलिए आइए। माने भ्रूणपोष के आधार पर बीज के 2 भागों में बांटा जाता है। बीज आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्बुमिनस और एक होता है नॉन या गैर एल्बुमिनस। चलिए लिख लिया है, मिटा दिया जाए सब। चलिए, तो देखिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास, जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ सीड, यानी बीज के प्रकार। बीज के प्रकार। भाई बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसका नाम होता है एल्बुमिनस, चलिए, और दूसरा होता है नॉन एल्बुमिनस। चलिएगा, ध्यान से सीखिएगा, याद रखिएगा सब लोग, एल्बुमिनस और एक होता है नॉन एल्बुमिनस। ठीक है ना। अच्छा, एल्बुमिनस किसे कहते हैं भाई? ऐसे देखो, सुनो ध्यान से। होता ही है कि जब बीज का निर्माण हो जाता है, सुन लेना ध्यान से। जैसे मान लो बीज का निर्माण किससे हुआ? ये मान लो अंडाशय है, बीजांड से होता है, और इसके अंदर क्या है? भ्रूणपोष होता है। बीजांड के अंदर भ्रूणपोष होता है, याद रखिएगा आप लोग, भ्रूणपोष होता है। तो क्या होगा ना, जब बीज बन गया उसके अंदर जो भ्रूणपोष होता है वो बीज अब सोखना शुरू करता है। आपको याद होगा कि भ्रूणपोष का मतलब होता है वो पोषण देता है, चाहे वो बीज का दे और चाहे वो भ्रूण का दे। भाई भ्रूण होगा तभी तो उसके अंदर बीज होगा, तो जब भ्रूण उससे पोषण लेगा तो बीज को भी तो मिलेगा ही। भ्रूण में जानते हैं ना, उसके अंदर ही तो रहता है आपका। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब माने आप कहेंगे कि ऐसे बीज जिसमें थोड़ी सी मात्रा में भ्रूणपोष की उपस्थिति होती है, माने बहुत कम मात्रा में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, तो उसको कहते हैं एल्बुमिनस। और जिसमें ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित है नहीं है, समाप्त, चूस करके ख़त्म कर दिया, पूरा पोषण ले लिया, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन एल्बुमिनस। तो चलिए देखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ऐसे। भाई आप कहेंगे ना 2 प्रकार के होते हैं, तो ऐसे बीज जिसमें थोड़ी सी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी
मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? गेहूं लिख सकते हैं ना भाई। गेहूं जो होता है एल्बुमिनस का उदाहरण है। बाजरा लिख सकते हैं आप, बाजरा आप लिख सकते हैं, मक्का आप लिख सकते हैं। जब ये बात आपसे पूछी जाएगी तो ये चीज़ आपको बता देना है, ठीक है। चलिए, नॉन एल्बुमिनस का मतलब क्या होता है भाई? सब खत्म, कुछ भी इसके अंदर उपस्थित नहीं है, इतना इसका पूरा का पूरा भ्रूणपोष खत्म हो गया। चले भाई, ऐसे बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित नहीं है, भ्रूणपोष उपस्थित नहीं है, तो उसे नॉन एल्बुमिनस कहते हैं। चलिए भाई, सब लोग को याद हो गया होगा। चलो, उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? इसमें पूरा का पूरा भ्रूणपोष खत्म, सूख गया है बेचारा वो। मटर आप लिख सकते हैं, मूंगफली आप लिख सकते हैं, मटर मूंगफली एकदम सूखा फल है ये, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपका बीज का समाप्ति हो जाती है। तो एल्बुमिनस का मतलब होता है कि माने वो तो उसके अंदर बीज रहेगा, लेकिन जो भ्रूणपोष होगा वो थोड़ा मात्रा में रहेगा। नॉन एल्बुमिनस का मतलब भ्रूणपोष खत्म, साफ खत्म। इसका काम होता है भ्रूण को पोषण देना। इसी भ्रूण के अंदर बीज रहता है, इसी भ्रूण के अंदर फल रहता है, तो ये सब आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। नॉन एल्बुमिनस जिसके अंदर भ्रूणपोष नहीं है। तो भ्रूणपोष जानती है ना? भ्रूणपोष की विशेषता बताओ एक।